नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड यूनिट कर रहे थे। थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड में यूनिट सेकेंड पढ़ रहे थे हम। इस सेकेंड में हमने अभी तक जो स्टडी किया वो था पहला सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके डिफरेंट स्टेट्स पढ़े थे। उससे पहले हमने लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या लिमिटेशंस थी जिससे हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की रिक्वायरमेंट हुई। उसके बाद हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। उसके बाद हमने कार्नोट साइकिल पढ़ा था। कार्नोट साइकिल जो है वो आपके 4 डिफरेंट प्रोसेस से हो रहा था। कंप्लीट प्रोसेस कौन सी? आइसोथर्मल, एक्सपेंशन, एडियाबैटिक, एक्सपेंशन, आइसोथर्मल, कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। उसके बाद हमने इन चारों प्रोसेस का वर्क निकाला था और हमने एक टोटल वर्क निकाला था। टोटल वर्क की वैल्यू थी R T2 माइनस T1 ln V2 अपॉन V1। ये जो वर्क मिलता है ये हमें आइसोथर्मल प्रोसेस से ही मिलता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में के दौरान जो वर्क हुआ है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाता है। इसलिए कार्नोट साइकिल में जो टोटल वर्क निकाला जाता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस से ही मिलता है हमें। उसके बाद इस इंजन के द्वारा अब्सॉर्ब हीट Q2 हमने निकाली थी। Q2 थी हमारी R T2 ln V2 अपॉन V1। उसके बाद कल की क्लास में हमने कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी पढ़ी थी जिसको हम नीटा से डिनोट किया था और नीटा था W अपॉन Q2 और W क्या था आपका? वर्क। जब मैं इस कार्नोट साइकिल के वर्क की बात कर रही हूं तो मैंने ये कहा था कि उसको Q2 एनर्जी हमने दी और कुछ वर्क हुआ और रिमेनिंग Q1 एनर्जी उसने किसको दे दी? सिंक को दे दी। यही प्रोसेस थी कि उसने Q2 एनर्जी सोर्स से ली, कुछ वर्क किया और रिमेनिंग एनर्जी Q1 सिंक को दे दी। तो W की वैल्यू जो आती है वो क्या आती है? Q2 माइनस Q1। इतनी अब्सॉर्ब की और इतनी इसने एमिट कर दी, तो बची हुई एनर्जी किस फॉर्म में थी? वर्क फॉर्म में। तो W की वैल्यू क्या थी? Q2 माइनस Q1। तो हमारे पास W की वैल्यू Q2 माइनस Q1 की फॉर्म में भी निकल के आती है। यदि मैं ये वैल्यू यहाँ रखती हूँ तो एक तो नीटा की वैल्यू आती है मेरे पास Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2। मीन्स नीटा की वैल्यू जो आती है वो आती है 1 माइनस Q1 अपॉन Q2। मीन्स क्या है कि 1 से हमेशा कम होगी। नीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी। दूसरा था नीटा जो हमारा निकला था, मैं W की वैल्यू ये वाली यहाँ रखूं तो W क्या था? R T2 माइनस T1 ln V2 अपॉन V1 और Q2 क्या है आपका? R T2 ln V2 अपॉन V1। तो ये वैल्यू रखी R T2 ln V2 अपॉन V1। तो हमारा जो नीटा निकल के आया है वो क्या था? R से R कैंसिल आउट, ln V2 से ln V2 कैंसिल आउट, क्या बचा? T2 माइनस T1 अपॉन T2। मीन्स नीटा की वैल्यू जो निकल के आई वो 1 माइनस T1 अपॉन T2। ये क्या कह रही है? नीटा की वैल्यू ये भी क्या कह रही है कि 1 से कम होती है। सबसे
ज्यादा एफिशिएंसी वाला हीट इंजन कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन ही है, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाला। क्योंकि कार्नोट साइकिल में आप डेफिनेशन जब पढ़ते हो तो क्या कहा था कि कार्नोट ने हीट को मैक्सिमम वर्क में कन्वर्ट करने के लिए एक इंजन बनाया था और उसके लिए उसने एक साइक्लिंग प्रोसेस करवाई थी। ये साइक्लिक प्रोसेस चारों थी और वापस ही अपनी इनिशियल स्टेट में पहुंच रहा था। इसलिए मैक्सिमम वर्क की जो वैल्यू होती है वो कार्नोट साइकिल की ही होती है, ठीक है। और ये जो एफिशिएंसी है ये 1 से कम होती है। तो कार्नोट साइकिल की सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होती है जो कि 1 से कम होती है। चलो आगे, यहां तक हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। ये क्या कह रहा है कि इनकी जो एफिशिएंसी है वो किस बात पे डिपेंड कर रही है? हीट रिजर्वर के टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर। किस बात पे डिपेंड कर रही है नीटा? टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर। हीट रिजर्वर आपका सोर्स क्या था? सोर्स हाई टेम्परेचर का था जिसको मैंने T2 कहा था। हाई टेम्परेचर का था जिसको मैंने T2 कहा था। उसका टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और T1 टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ये उसके अंदर जो वर्किंग फ्लूइड भरा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कार्नोट थ्योरम। कल मैंने इससे रिलेटेड, एफिशिएंसी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको कई बार डायरेक्ट कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी पूछ ली जाती है और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाता है आपको। अब आते हैं कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम क्या कहती है कि जब कोई भी दो, ध्यान से सुनना इस थ्योरम को, जब कोई भी दो रिवर्सिबल इंजन किसी सेम दो सोर्स और सिंक के, जिसका टेम्परेचर क्या हो? सेम टेम्परेचर के सोर्स और सिंक के बीच में वर्क कर रहे हैं तो इन दोनों की एफिशिएंसी सेम होगी। ध्यान से सुन लो, कार्नोट थ्योरम क्या कहती है कि जब कोई भी दो हीट इंजन, रिवर्सिबल दो हीट इंजन जब किसी सेम टेम्परेचर के सोर्स और सिंक के बीच में वर्क कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी भी सेम होगी। मान लो एक हीट इंजन ए है और एक हीट इंजन बी है। पहले इस थ्योरम को समझ लो, उसके बाद हम इस थ्योरम को प्रूफ भी करेंगे। थ्योरम क्या कहती है कार्नोट इंजन की? थ्योरम कि जब कोई भी दो हीट इंजन, ये दोनों रिवर्सिबल हीट इंजन है, रिवर्सिबल हीट इंजन, ये कह रहे हैं कि दो रिवर्सिबल हीट इंजन्स यदि सोर्स और सिंक जिनका टेम्परेचर क्या है? सेम टेम्परेचर है, इसका भी सोर्स और सिंक का टेम्परेचर क्या है? सेम टेम्परेचर है। सेम टेम्परेचर पे जब ये वर्क करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी? सेम होगी। क्या कह रहा है? कार्नोट थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि दो रिवर्सिबल हीट इंजन इस तरीके से काम करते हैं कि इनके सोर्स और सिंक दोनों का टेम्परेचर सेम होता है तो इनकी वर्क एफिशिएंसी या इनकी एफिशिएंसी भी क्या होगी? सेम होगी। अब देखो,
हम इस थ्योरम को इसकी नीटा ए और इसकी नीटा बी, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, नीटा ए इक्वल टू नीटा। देखो पहले मैं इसका डायग्राम बना रही हूं। ये थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये सोर्स है, ये ए इंजन है, पहले इसको समझो। इसका टेम्परेचर भी T1 है और इसका टेम्परेचर भी T1 है, ठीक है। ये एक इंजन है, इसने इस सोर्स हीट रिजर्वर जिसका टेम्परेचर T1 है उससे Q2 एनर्जी ली, ठीक है। Q2 एनर्जी ली, W इसने वर्क किया और रिमेनिंग एनर्जी, इसके द्वारा जो वर्क किया गया वो W था और रिमेनिंग एनर्जी, अब इसके पास कितनी एनर्जी बचेगी, Q2 एनर्जी ली है उसमें W वर्क कर लिया, तो एनर्जी कितनी बची, Q2 माइनस W। ध्यान लग, Q2 एनर्जी इसने ली सोर्स से और W इसके द्वारा वर्क किया गया, तो रिमेनिंग एनर्जी क्या बची, Q2 माइनस W। इसके ऊपर माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि इसने किसको दी है ये एनर्जी, सिंक को दी है जिसका टेम्परेचर T1 है। इस हीट इंजन की एफिशिएंसी हमने मानी है नीटा ए। इसके रिवर्स में, क्योंकि जब सोर्स और सिंक दोनों का टेम्परेचर एक है तो कोई भी सोर्स बन सकता है और कोई भी सिंक बन सकता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एक दूसरे हीट इंजन की जो बी है, जो इस हीट इंजन के रिवर्स में काम कर रहा है। ये हीट इंजन बी है, इसने इससे जो एनर्जी ली है वो Q2 माइनस W एनर्जी ली है, किससे, सिंक से। Q2 माइनस W एनर्जी ली, W डैश इसने वर्क किया और रिमेनिंग Q2 एनर्जी जो है वो सिंक को, सोर्स को वापस दे दी, ठीक है। यहां तक की चीजें समझ में आई। दो हीट इंजन थे, एक हीट इंजन सोर्स T1 से Q2 एनर्जी लेता है, W वर्क करता है, रिमेनिंग एनर्जी इस सोर्स को दे देता है, इस सिंक को दे देता है। अब ये सिंक इस हीट इंजन के लिए सोर्स की तरह बिहेव करेगा और ये इंजन इस सिंक से Q2 माइनस W एनर्जी अब्सॉर्ब करता है और रिमेनिंग Q2 एनर्जी जो है वो इस सोर्स को वापस रिटर्न कर देता है। इसकी एफिशिएंसी नीटा बी है। यहां तक की चीजें समझ में आई। मैंने ये कहा हमारी थ्योरम तो क्या कहती है, नीटा ए इक्वल टू नीटा बी होना चाहिए। जब दो हीट इंजन्स सेम टेम्परेचर के सिंक और सोर्स के बीच में वर्क कर रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी भी क्या होती है, सेम होती है। लेकिन मैंने इस थ्योरम को क्या कहा कि ये थ्योरम जो है ये कह रही है ये गलत है, मीन्स नीटा ए मैंने ये माना, लेट अस नीटा ए नॉट इक्वल टू नीटा बी, ठीक है। उस केस में मैंने ये कहा कि ये Q2 एनर्जी ली और इसने इतना वर्क किया, तो देखो मैंने ये मान लिया कि नीटा ए ग्रेटर देन नीटा बी। भाई ए दोनों इक्वल नहीं है तो एक की एफिशिएंसी ज्यादा होगी दूसरे की कम होगी। हमने ये कहा कि हीट इंजन ए की एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा है, नीटा ए ग्रेटर देन टू नीटा बी। अब देखो इसने Q2 एनर्जी ली माइनस Q2 माइनस W, इसने एनर्जी सिंक को दे दी, तो अगर एफिशिएंसी नीटा ए ज्यादा है तो इसके द्वारा किया गया वर्क भी किससे ज्यादा होगा, W डैश से। ये बात आपको समझ में आई क्या? हीट इंजन ए के द्वारा एफिशिएंसी नीटा ए थी, हीट इंजन ए की एफिशिएंसी नीटा ए
वो किससे ग्रेटर है? नीटा बी से। जब नीटा बी से ग्रेटर है तो हीट इंजन ए के द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब ही यही हुआ कि उसके द्वारा किया गया कार्य ज्यादा होगा। तो W की वैल्यू क्या है? W डैश से ज्यादा है। अब देखो Q2 माइनस W, ये क्या होगा? लेस देन होगा Q2 माइनस W डैश से। इसने कितनी एनर्जी इसको ली? Q2 माइनस W तो ली इसने, और Q2 उस पे वर्क कर लिया W डैश, और एनर्जी क्या दे रहा है इसको? Q2 माइनस W डैश एनर्जी इसको वापस रिटर्न कर रहा है। तो इसने एनर्जी तो Q2 माइनस W जो कि वैल्यू कम है, कम वैल्यू की एनर्जी ली है, और ज्यादा उस पे कुछ वर्क भी कर लिया, और ज्यादा एनर्जी भी इस सोर्स को वापस रिटर्न कर रहा है। कहां से आई इतनी एनर्जी इसके पास? तो ये जो हमने माना है ये गलत है, और हमारी थ्योरम प्रूफ होती है। दोबारा सुन लो आप लोग, क्योंकि ये थ्योरम थोड़ी सी थ्योरेटिकल फॉर्म है, आपको समझने में टाइम लगेगा। ये थ्योरम ये कहती है कि दो हीट इंजन जब सेम सिंक और सोर्स के, सेम टेम्परेचर के सिंक और सोर्स के बीच में वर्क करते हैं तो इन दोनों हीट इंजन की एफिशिएंसी सेम होती है। हमने इस थ्योरम को प्रूफ करना चाहेंगे, तो मैंने ये कहा कि नहीं, इनकी दोनों की एफिशिएंसी जो है वो अलग अलग होती है। नीटा ए नॉट इक्वल टू नीटा बी होता है। मैंने ये कहा कि इस इंजन की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा है इस इंजन के कंपैरिजन में। तो नीटा ए ग्रेटर देन हो गया नीटा बी से। अब इस इंजन ने क्या किया? जो ये सोर्स था इससे Q2 एनर्जी अब्सॉर्ब की, W वर्क किया, और रिमेनिंग एनर्जी सिंक को दे दी जिसकी वैल्यू थी Q2 माइनस W। ये Q2 माइनस W बी इंजन के द्वारा अब्सॉर्ब की गई, W डैश वर्क किया गया, और इसको एनर्जी दे दी Q2 माइनस W डैश। अब हमें पता है कि जो इंजन ए है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, तो इंजन ए के द्वारा किया गया वर्क, इंजन ए के द्वारा किया गया कार्य जो है वर्क डन बाय द इंजन ए, W ये ग्रेटर देन होगा W डैश से। तो किसी भी चीज में भाई Q2 तो सेम ही है, अगर मैं Q2 से कोई बड़ी वैल्यू माइनस करती हूं तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी? छोटी वैल्यू बन जाएगी। तो Q2 माइनस W की वैल्यू Q2 माइनस W डैश से क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। ये कहता है कि इसने Q2 माइनस W, इस इंजन ने Q2 माइनस W तो एनर्जी ली है, और Q2 माइनस W डैश एनर्जी वापस भी दे दी वर्क करके, ऐसा इम्पॉसिबल है। इसलिए ये थ्योरम जो कहती है नीटा ए, क्योंकि हमने जो माना वो गलत है, और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? नीटा ए इक्वल टू नीटा बी होगा। ये हमने कार्नोट थ्योरम आज स्टडी की है। कार्नोट थ्योरम में ये जो इंजन है ये रेफ्रिजरेटर की तरह बिहेव करेगा, और ये इंजन की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये रिवर्स चल रहा है, इसलिए ये इसके क्या चलेगा? रेफ्रिजरेटर से अपोजिट चलता है। अब आता है कि रेफ्रिजरेटर होता क्या है। देखो, हमने इंजन में हमने क्या कहा था कि इंजन जो है वो हाई टेम्परेचर के सोर्स से एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, कुछ वर्क करता है, और रिमेनिंग एनर्जी जो है वो लो टेम्परेचर के सिंक को देता है। यही है। रेफ्रिजरेटर जो है वो कार्नोट रेफ्रिजरेटर जो है वो कार्नोट इंजन के अपोजिट चलता है। ये क्या कहता है कि ये लो टेम्परेचर के सोर्स से एनर्जी लेगा, उस पर वर्क करेगा, और हाई टेम्परेचर के सिंक को रिमेनिंग एनर्जी देगा। ये ठंडे हीट रिजर्वर से, लो टेम्परेचर के हीट रिजर्वर से एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, उसके बाद वर्क करेगा, और हाई टेम्परेचर के हीट रिजर्वर को ये एनर्जी देगा। तो रेफ्रिजरेटर जो वर्क करता है वो कार्नोट हीट इंजन के अपोजिट वर्क चलता है। आज हमने जो स्टडी किया है वो कार्नोट थ्योरम को ही स्टडी किया है। ये थ्योरम थ्योरेटिकल फॉर्म है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा इस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि
ये आपको समझने में डिफिकल्टी होगी, इसीलिए ये सिर्फ इतनी सी ही थ्योरम आप पहले लर्न करो। थैंक यू।